NCERT एग्जाम्पल 8.2। बोला क्या गया हमें इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछता है। ठीक है, EMW से क्वेश्चंस क्या आएंगे, सबसे पहले स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएगा। स्पेक्ट्रम अभी पढ़ाया जाएगा अब इसके बाद। तो स्पेक्ट्रम से पहले तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब वो पूछ लेगा इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा। दूसरे टाइप का अगर न्यूमेरिकल के मूड में हुआ, CBSE न्यूमेरिकल पूछने के मूड में होगा, यही न्यूमेरिकल वो देगा तुमको। ठीक है, यहां पर अब ध्यान से देखो जरा। हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने बात क्या की थी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब भी EMW की मैं बात करता हूं तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग विद हमारा जनरल इक्वेशन क्या बनाया गया था, BY इक्वल्स B0 साइन ओमेगा टी। तो मैं पहले KX लिख देता हूं क्योंकि पहले लिखा गया है। तो KX प्लस ओमेगा टी, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, B0 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, सर ये मिल रही है कि नहीं, 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। K की वैल्यू, X का कोफिशिएंट K होता है, तो K की वैल्यू क्या मिल रही है सर हमें, 0.5 इंटू 10⁻3। एंड ओमेगा क्या मिल रहा है सर हमें, ओमेगा इज 1.5 इंटू 10⁻11। कोई दिक्कत है यहाँ पर। हमें सबसे पहले पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले पूछा गया है फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है सर। हमें पता है K इक्वल्स क्या होता है, सिंस K प्रोपोगेशन वेक्टर जो होता है 2π/λ होता है कि नहीं, तो यहाँ से लैम्डा ही हमारा वेवलेंथ होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/K लिखा जा सकता है। 2π/K का मतलब कितना है, 0.5 इंटू 10⁻3। सर यहाँ से एक डेसिमल हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर एक 10 लिखूंगा और 5 2s are 10 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा सर, 4π इंटू 10⁻³ वेव लेंथ है। और सर मीटर में लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट होती है। तो 4π इंटू 10⁻³ वेवलेंथ आ गया। तुम चाहो तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स में वैल्यू ला सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 6 कैरी 1 415.4312 इंटू 10⁻³ मीटर। सर ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड नहीं है हमारा। 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, 12 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए। या तो पूरा हटा दो डेसिमल, या तो 1 पॉइंट समथिंग करके लिखा जाएगा। सर डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ध्यान से 1.256 डेसिमल मैंने इधर शिफ्ट किया तो पावर बढ़ेगा घटेगा, 10⁻² होगा या -4 होगा, -2 होगा। बहुत बढ़िया, 10⁻² मीटर। और 10⁻² को हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻² मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोला जाता है कि नहीं। तो वेवलेंथ आ गया सर हमारा 1.256 सेंटीमीटर। ठीक है, राउंड ऑफ करके 2.6 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 5 के आगे अगर इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ के टर्म्स में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, C/λ होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत बार अभी आने वाला है। फ्रीक्वेंसी जो F होता है वो हमारा होता है C/λ। डायमेंशन से भी तुम चेक कर सकते थे। F का यूनिट क्या होता है 1/सेकंड, और C का यूनिट क्या होगा मीटर/सेकंड पर मीटर है, मीटर से मीटर कटा 1/सेकंड आएगा। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अपॉन में तब ये वाली वैल्यू रखूंगा मैं, क्योंकि ऊपर यूनिट किसका है, मीटर है, तो नीचे भी मीटर होना चाहिए क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.256 इंटू 10⁻²।
मीटर से मीटर कट गया, सेकंड सिर्फ बचेगा, ऊपर जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तुम तो आंसर कुछ आएगा 23.9 गीगाहर्ट्ज। 23.9 गीगाहर्ट्ज डिवाइड कर लेना घर बैठ करके, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ये रिलेशन याद रखना, कई बार आने वाला। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिलेशन को याद रखना, बहुत बार आएगा भी। फॉर्मूलाज याद होंगे तभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाओगे। सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही होता है कि नहीं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सबसे पहले ये बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस में बनेगा? सबसे पहले इसका डायरेक्शन बताएं। 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई ई, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ई बाई बी, थर्ड ऑप्शन ई क्रॉस बी, फोर्थ ऑप्शन बी क्रॉस ई। ई क्रॉस बी से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को देते हैं। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन एमसीक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, एमसीक्यू में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और मैंने ये लिखवाया भी था, यहीं पर लिखा था मैंने कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो हम लोग देते हैं, यहीं इधर ही कहीं लिखा गया था। ई क्रॉस बी से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जा रहा है हमारा? जे एक्सिस में, जे कैप, ठीक है। हमें पता है ई क्रॉस बी से हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को देते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? एक्स है कि नहीं है? के का मतलब क्या था, प्रोपोगेशन वेक्टर, और एक्स का मतलब क्या हुआ, किस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है। तो क्या सर मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे कैप, और ये आएगा क्या, आई कैप। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि जिससे आई कैप आ जाए? मैं वहाँ पे क्या लिखूँ? अबे ये कहीं तो बचा है, के ही तो बचा हुआ है, तो सोचना क्या है, के कैप। और पढ़े भी हम लोग हैं आई जे के क्रॉस जे अगर करूँगा तो कितना आएगा, आई आएगा कि नहीं? आई आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो कितना लिखूंगा यहाँ पे मैं, क्या लिखूँ, जेड लिखूँ कि नहीं? ई जेड, ई नॉट साइन, ये इसकी वैल्यू हमको पता है, ये एंगल है, साइन का एंगल है, एंगल कभी नहीं चेंज होता है, तो ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। बट ई नॉट मुझे नहीं पता है सर, ई नॉट कैसे निकाला जाएगा? सी इक्वल्स ई नॉट बाई बी नॉट, कल ही बोला था, एकदम 100% रट के रखना क्योंकि कुछ सवाल आता है। सी इक्वल्स ई नॉट बाई बी नॉट पढ़े हैं कि नहीं? तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सी इंटू बी नॉट, सी इंटू बी नॉट। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और बी नॉट की वैल्यू ये रहे 2 इंटू 10 की पावर -7। कितना हो जाएगा, 3 2 आर 6 और 60 हो जाएगा कि नहीं? तो मैं इक्वेशन क्या लिखता हूँ, 60 साइन, सारी वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे पुट कर दो एज इट इज, 0.5 इंटू 10 की पावर 3 x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 t। ये हमारा हो गया आंसर, ई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुमको डायरेक्टली याद रखना है, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। जब कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, ठीक है, जिस भी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट हो रहे होंगे, अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, हमने पढ़ा है एक सरफेस के अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्लास 11th में जब तुमको रेडिएशन वगैरह पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ बताया था, जैसे लाइट वेव के बारे में पढ़े होगे, क्लास 10th में भी बताया था, जो लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे उनको बताया गया था किसी भी लाइट, किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है, और इधर भी पढ़ाया जाएगा जब रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा, तो कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रहा है, सपोज करो इसकी एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। 3 चीजें होती हैं किसी भी सरफेस पे, 3 चीजें होती हैं। कुछ लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिसको रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं हम लोग। कुछ लाइट रे यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ट्रांसमिट होने का मतलब रिफ्रैक्शन बोला जाता है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। और कुछ लाइट रे इसी के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसको एब्जॉर्प्टिविटी बोला जाता है।
तो रेडिएशन में ये तीनों चीजें मिला करके क्या हो जाता है, इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होता है 1 लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1। और ब्लैक बॉडीज के लिए एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, क्लास 11th में ही तो था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे हम लोग, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन जब पढ़े थे वहीं पर सारी चीजें बताया गया था, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। ठीक है, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर अगर एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, लाइट रेज भी क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर ये इंसिडेंट होगा तीन चीजें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट, एक होगा टोटली एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे शीशा है, उसको तुम कहाँ पर धूप में अगर रखते हो तो शीशा गर्म भी तो हो जाता है, गर्म होने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हुई उसके अंदर, और रिफ्लेक्ट भी करता है, चमकता है। अगर शीशा ग्लास स्लैब ले आकर के रखोगे तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, ग्लास स्लैब को ले जाकर के धूप में रखोगे तो चमकेगा भी वो, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी करेगा, गर्म हो जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है वो, और कुछ लाइट रेज नीचे की तरफ निकल जाती है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे, ट्रांसमिट कर गई है लाइट रेज। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखा गया है, अगर हमारा सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, मतलब ब्लैक बॉडी टाइप का है, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है वो, न रिफ्लेक्ट कर रहा है, न रिफ्रैक्ट कर रहा है, न ट्रांसमिट कर रहा है, न रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, उस केस में जो वेव आ रही है उसका मोमेंटम जो होता है वो u/c होता है। u क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द वेव। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें। अगर वेव हमारा टोटली रिफ्लेक्टेड है, सरफेस होगा ना, ये सरफेस अगर टोटली रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे सरफेस होगा, वेव नहीं है, सरफेस इज टोटली रिफ्लेक्टेड, अगर सरफेस हमारा टोटली रिफ्लेक्टेड है तो मोमेंटम 2u/c हो जाता है, तब मोमेंटम क्या होगा, 2u/c होगा। अगर सरफेस हमारा एब्जॉर्बिंग है तो सरफेस रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर की बात यहाँ क्यों कर रहा है, क्योंकि सरफेस रेडिएशन का मतलब होता है इंसिडेंट एनर्जी। देखो, सरफेस रेडिएशन का मतलब क्या होगा, सरफेस रेडिएशन जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, जो भी लाइट रेज आ रही है, वो सरफेस पर क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर की बात की जा रही है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, I/c, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड लास्ट चैप्टर जो हमारा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जब पढ़ा जाएगा तो वहां बताऊंगा तुम्हें कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है लाइट रेज की, उसी पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होने वाले हैं। तो अगर सरफेस हमारा टोटली एब्जॉर्बिंग है तो सरफेस रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो इंटेंसिटी अपॉन सी हो जाता है। यहाँ क्या था, टोटल एनर्जी बाई सी था, यहाँ इंटेंसिटी बाई सी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा वो। इंटेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर E=h, तुमने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि जो भी हमारे पास लाइट रेज आती हैं वो पैकेट्स के फॉर्म आती हैं, पैकेट्स के फॉर्म में फोटॉन्स बोला जाता है जिसको। तो जितना ज्यादा इंटेंस होगा वो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि नहीं। सपोज एक दीवार है हमारे पास, उस पर 10 लोग जाकर के मार रहे हैं और 100 लोग मारेंगे, तो 100 लोग मारेंगे तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो इंटेंसिटी का मतलब हम लोग मोटा मोटी ये समझते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा, इसीलिए क्या करते हैं, प्रेशर में हम लोग फोटॉन्स को लेकर चलते हैं और मोमेंटम में हम लोग एनर्जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है कि नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर है तभी मोमेंटम आता है, इसीलिए एनर्जी के केस में हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम देखते हैं, और इंटेंसिटी के केस में हम लोग प्रेशर को देखते हैं। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सरफेस रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाता है, 2I/c हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा कि मोमेंटम की अगर बात करेगा तो एनर्जी बाई सी करेंगे, और अगर प्रेशर की बात करेगा तो इंटेंसिटी बाई सी करेंगे। कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है तो I/c U/c होगा, और अगर रिफ्लेक्टेड है तो डबल कर देंगे हम उसका। दोनों फार्मूला एक जैसा ही है, मोमेंटम में एनर्जी, प्रेशर में इंटेंसिटी। एब्जॉर्बिंग है तो I/c U/c, और रिफ्लेक्टिंग है तो डबल कर देते हैं हम लोग इसका। याद हो गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक लगा करके ही याद करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, ठीक। अब अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, अगर वैसे जनरली बात किया जाए, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। रेनबो का फॉर्मेशन होता है, या एक सफेद कलर की लाइट विबग्योर में टूटता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग,
क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन। तो सर ऐसे मुझे ये पता चला, मैक्सवेल ने ये चीज़ देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, अरे स्पेक्ट्रम कहाँ पड़े, लाइट में पड़े, वाइट लाइट, और वाइट लाइट क्या विजिबल लाइट है कि नहीं है, दिखता है हमें, तो वही विजिबल लाइट जो है 7 कलर में टूटता है, इंद्रधनुष वाला कलर जिसको बोला जाता है विबग्योर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही हम लोग पढ़ेंगे भी, रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, तो यही स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस होता है या फिनोमिना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितने भी वेव्स बनेंगे हमारे, अलग अलग वेव बनते हैं और सारे वेव्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ये सब हमें दिखाई नहीं देगा, अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, वाटर प्यूरिफायर्स में यूवी रेज का यूज किया जाता है, आरओ यूवी लिखा होता है कि नहीं उसके ऊपर, जो भी आरओ खरीद कर आते हैं उस पर यूवी फिल्टर लिखा होता है, अल्ट्रावायलेट हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करता है, जर्मीसाइड्स को किल करता है। ये बार बार क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि विच वेव इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर, या कौन से जर्म हम लोग किल करते हैं, अल्ट्रावायलेट, बार बार पूछता है वो, हर साल लगभग देखोगे, हर साल यूवी के बारे में जरूर ये पूछता है, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूवी और एक्सरे दोनों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ, एरोप्लेन जब चलता है, एरोप्लेन चलता है तो तुमने देखा होगा कुछ इस तरीके का सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, रडार सिस्टम जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे दिखता है कि एरोप्लेन नजदीक आ रहा है। एरोप्लेन रोड पे तो चलता नहीं है कि झांक लिए बाहर देख लिए गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे हवा में चलता है, हवा में झांक के तो नहीं देखेगा ना गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वहाँ पे ये रडार सिस्टम बनाया जाता है, और रडार सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं किसका, माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। जब भी कोई भी एरोप्लेन चल रहा होगा उसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा होगा, ठीक है। और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है माइक्रोवेव की, उससे हमारे पास क्या होता है, सिग्नल आता है और हम लोग देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी यही काम होता है, ओवन में, ठीक है। रेडियो वेव, तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल आता है, रेडियो वेव है वो, दिखता नहीं है तुम्हें, तो ये सारे दिखेंगे नहीं तुम्हें। अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड मतलब हीट वेव्स, जैसे देखा होगा इंडियन आर्मी के या आर्मी के जो भी सोल्जर्स होते हैं एक चश्मा लगाए घूमते हैं, नाइट विजन जिसको बोला जाता है, कि वो क्या करता है, बॉडी का, वो किसी बॉडी इंसान को नहीं दिखाता है, इंसान के अंदर थर्मल रेडिएशन जो होता है उसको दिखाता है, देखा होगा ना, लाल पीला हरा नीला इस तरह करके आदमी दिखता है कि हाँ वहाँ कोई खड़ा है, वो क्या है, क्योंकि हर बॉडी के अंदर से हीट वेव निकलती है, सबको पता है, हर बॉडी के अंदर से हीट वेव निकलता है, तभी एक कमरे में अगर 100 लोग को बैठा दिया जाए, कितना हो पंखा चल रहा हो, गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, हर बॉडी क्या करता है, रेडिएट करता है थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी रेडिएट होता है। तो जो हमारा इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो वहाँ से हमारे शरीर से क्या निकलता है, हीट वेव, या उसी को इंफ्रारेड वेव बोलते हैं। तो हम लोग एक स्पेशल टाइप का चश्मा बनाते हैं, नाइट विजन कैमरा जिसको बोला जाता है, वो तुम्हारा क्या करेगा, हीट वेव को डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, शकल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हीट वेव्स पता चलता है, तो वो अलग टाइप का हमारा वेव हो गया। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के वेव्स हमको दिखाई दिए, हम सिर्फ देख पाते हैं विजिबल वाले को, हम सिर्फ देख पा रहे हैं विजिबल वाले को देख पाते हैं, व्हाइट लाइट को हम लोग देख पा रहे हैं विजिबल रेंज में जो पड़ता है, ठीक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, उस रेंज में जितनी भी वेव्स आती हैं उनको हम देख सकते हैं, बाकियों को हम देख नहीं सकते, लेकिन सबका अपना अपना यूज है। तो इस तरीके से वेव्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आता है ना, सीधा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, वही चीज़ है, स्प्लिटिंग ऑफ वेव या अरेंजमेंट ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालेंगे सब लोग, देखो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जो स्पेक्ट्रम हमारा बना था। एक अल्ट्रावायलेट में इतने सारे वेव्स होते हैं हमारे, ठीक है, सिर्फ ये वाला हम देख पाते हैं, बाकी हम देख नहीं पाएंगे, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक। जैसे तुमको पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वहाँ पे कुछ सीरीज बनता है, ब्रैकेट, पी1, पास्चन, ठीक है, पढ़ाया गया था ना, बामर सीरीज, ये सब पढ़ाया गया था, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग जब एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सर ने बताया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे एमिट करता है, मैंने भी कल बताया था, जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे सर ने लिखवाया होगा इंफ्रारेड वेव बनता है कहीं पर विजिबल बनता है, कहीं पर अल्ट्रावायलेट बनता है, ये सब पढ़ाया गया था, ये वही चीज़ है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ये हम लोग 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में हम लोग ये 7 की स्टडी करते हैं। होते और भी हैं, हम बस इतने की ही स्टडी करते हैं। अब एक चीज बताओ, सबसे पावरफुल कौन सा वेव होता है, रे होता है इसमें? सबसे पावरफुल देखो, एक्सरे गामा रे सबसे पावरफुल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। एक्सरे, गामा रेज, ये सारे। गामा रेज कब निकलेगा हमारा? जब रेडियो एक्टिव डीके वगैरह होता है, अल्फा बीटा गामा डीके होता है जब, तो वहां पर ये सारे रेज निकलते हैं हमारे। तो याद रखने का सबसे साधारण सा तरीका बता रहा हूं, सबसे पावरफुल होता है गामा रेज, रेडियो एक्टिव डीके में आता है क्योंकि ये। उससे हल्का कौन होता है? एक्सरे। फिर उससे हल्का होता है अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल। ये सब हल्के एनर्जी इनके पास ज्यादा नहीं होती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एच न्यू होता है कि नहीं? एनर्जी का मतलब एच न्यू होता है। अगर एनर्जी किसी की ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी? बढ़ेगी। क्यों बताया जा रहा है इसको? क्योंकि बोर्ड में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, ये पांच इसमें से लिख करके दिया था, 5, और उसके बाद से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का सिंबल बना के दिया गया था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब याद भी रहेगा तुम्हें कि गामा और अल्फा एक्सरे जो होते हैं ये मोस्ट पावरफुल होते हैं, इसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और एनर्जी का मतलब भी क्या होता है? E इक्वल्स एच न्यू, हम लोग पढ़े हैं एच न्यू। अगर एनर्जी ज्यादा है सर तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, डेट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उससे कम मतलब मैं जब लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर हमारी? बढ़ेगी। बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, मरते हैं उसी में, अरे सर कैसे याद किया जाए, कैसे याद किया जाए, फ्रीक्वेंसी किधर बढ़ रहा है? अरे भाई सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना, रटने की आवश्यकता क्यों है? अभी सबका रेंज भी हम लोग को याद करना पड़ेगा। अभी तो बस इतना याद किया ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और हमको पता है एक बात कि सर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है कि नहीं? अभी फॉर्मूला भी देखा था, अभी फॉर्मूला लगवाया ना पिछले वाले उस क्वेश्चन में। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, बस इतना याद रखो। अगर सर लेफ्ट टू राइट में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उल्टा चलने पर वेवलेंथ बढ़ेगा, या ऐसे मैं बोलूं इधर चलने पर क्या होगा? वेवलेंथ हमारा घटेगा कि नहीं? वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? आगे भी पढ़ाया जाएगा, 11th में पढ़ाया था। एक वेव का जो लेंथ होता है, एक वेव का जो लेंथ होता है करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं हम लोग। एक वेव टाइम पीरियड में वेव कितना चला है वही वेवलेंथ बोला जाता है, उसका नाम से पता चलता है वेवलेंथ। ठीक है, इसका मतलब सर अगर मैं इधर से इधर की तरफ आऊंगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा, और वेवलेंथ क्या होगा सर? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बात समझ में आती है? नोट कर लो इसको, बाकी चीजें इसकी क्लासिफिकेशन कल करवाया जाएगा। याद रखना ये, क्योंकि ऑर्डर पूछा जाता है 1 नंबर में।